Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your second lecture of structure of atom for class 11. In first lecture we have started discovery of subatomic particles in which we have seen discovery of electrons. तो हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले क्या देखा कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ठीक है ना। उसको हमने एक ट्यूब में लगाया है ना, और उसके बाद हमने देखा कि जे थॉमसन ने कैसे इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। इधर जो कैथोड था वो नेगेटिवली चार्ज था, जो एनोड था वो पॉजिटिवली चार्ज था, है ना। उन्होंने 10,000 वोल्ट की बैटरी इस पर अप्लाई की और सक्शन पंप लगा करके इसमें से जो हीलियम गैस उन्होंने भरी थी, क्योंकि इन्वायरमेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर अपर एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे लाइटनिंग और ये थंडरिंग वाली प्रोसेस होती है, वहाँ पे प्रेशर तो बहुत कम होता है ना। तो वहाँ पे हल्की गैसेज होती है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, इस तरह की गैसेज होती है। तो वही इन्वायरमेंट जे थॉमसन ने अपने लैब में बना करके, मतलब इस वाले ट्यूब में बना करके रखा था, ठीक है ना। तो जो हीलियम गैस इसमें रखी गई थी उसको भी बहुत ज़्यादा सक कर लिया गया इस सक्शन पंप के द्वारा, और इसका प्रेशर बहुत लो कर दिया गया, है ना। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब हम बहुत ज़्यादा लो प्रेशर कर देते हैं तो जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो 10,000 से घट जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की। तो फिर हमने ये देखा कि अगर हम इस वोल्टेज को कम करना चाहते हैं, वैसे 10,000 वोल्ट जो होता है बहुत रिस्की होता है ना। तो अगर इसको हम कम करना चाहते हैं तो ये 4 फैक्टर हमने देखे थे कि कैसे कम कर सकते हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को कम कर दिया जाए, है ना। दूसरा, प्रेशर को और कम कर दिया जाए, है ना। और जो कि गैस फील्ड है इसमें कोई हैवी गैस ना रख करके हीलियम या कोई हल्की गैस रखा जाए, ठीक है ना। तो हीलियम जो है अप्रोप्रिएट होता है। और नेचर ऑफ कैथोड जैसे एल्युमिनियम वगैरह का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। एनोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, ये कैथोड का हमको बस देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा दी थी। फिर यहाँ पे सेटअप बना करके आपको दिखाया था। उसके बाद फिर समझाया था कि ये जो रेज़ आ रही है उसका पार्टिकल नेचर है या कुछ और है। तो हमने देखा कि अगर पार्टिकल नेचर होता है और उसके पास क्या होता है, कोई भी चीज़ मास हो और क्या हो, मोमेंटम हो, मतलब मास हो और वेलोसिटी हो, वेलोसिटी के साथ मास होगा तो इसका मतलब उसके पास मोमेंटम है। और इसके मोमेंटम के साथ किसी चीज़ पे कोई भी चीज़ हिट करेगी तो क्या होगा, उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि हाइड्रो पावर स्टेशन में इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है, ऊपर से पानी गिरता है। यहाँ पे कुछ हाइड्रो पावर स्टेशन में जब पानी ऊपर रहता है तो इसके पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब पानी यहाँ से बह करके यहाँ गिरता है तो उसके पास काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आने के बाद यहाँ पे हमने पैडल व्हील लगाया है, और इस पैडल व्हील को वो पानी हिट करेगा तो पानी के पास मास है और वेलोसिटी है। इसका मतलब उसके पास कुछ मोमेंटम है, कुछ मोमेंटम से वो इस क्या है व्हील को मतलब हिट करेगा, ठीक है ना। अब इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम कि जो मोमेंटम के साथ इस पैडल व्हील को हिट किया वाटर ने, इसकी वजह से ये क्या हुआ, जो हमारा पैडल व्हील है वो मूव किया, घुमा। अब समझ में रहे। तो किसी भी चीज़ के पास अगर मास होगा तो वो क्या करेगा, वेलोसिटी भी अगर वो ऑक्यूपाई करेगा तो उसके पास मोमेंटम होगा, और उसके पास कुछ ना कुछ इस तरह की टेंडेंसी होगी कि वो किसी दूसरे पैडल व्हील को घुमा सके, है ना। अच्छा, इसी पैडल व्हील को हमने ये विंडो था, विंडो के पास लगाया, है ना। विंडो से क्या आ रही है, सनरेज आ रही है। सनरेज को इस पे हिट कराया और देखा कि ये पैडल व्हील नहीं मूव करती है ना, नहीं रोटेट की। यहाँ रोटेट कर रही है, यहाँ नहीं रोटेट कर रही। इसका मतलब यहाँ पे मास है और इसको मोमेंटम मिल जा रहा है, ठीक है। पानी गिर रहा है तो मोमेंटम मिल जा रहा है। यहाँ पे देखो लाइट रे के पास स्पीड तो है है ना, लेकिन क्या नहीं है, मास नहीं है। मास नहीं होने की वजह से इसके पास मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम नहीं है इसलिए ये पैडल व्हील को नहीं रोटेट कर पा रहा है, घुमा नहीं पा रहा है ना। तो पैडल व्हील जो है एक्सपेरिमेंट में हमने यही देखा था कि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन तो अभी नहीं जान रहे थे, अभी तो हम लोग ये जान रहे थे कैथोड रेज जो आ रही है इसके बीच में हमने एक ऑब्स्टिकल लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या फिट कर दिया, एक पैडल व्हील। हमने नहीं बच्चों, ये बोलने का तरीका हो गया है, जे थॉमसन ने किया ऐसा, है ना। जे थॉमसन ने क्या लगा दिया, यहाँ पे पैडल व्हील लगा दिया। अब यहाँ से जो रेज निकल रही है वो यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रही है ना, लेकिन इसको हिट कर रही है। तो हमने देखा कि इस वाले जो ट्यूब है उसके अंदर ये पैडल व्हील रखने पर हिट जब हो रहा है इस रेस के द्वारा तो क्या हो रहा है, पैडल व्हील रोटेट कर रही है,
इसका मतलब इसके पास कुछ मास है इस रेस के पास जो कैथोड रेज है, और इसका कुछ मोमेंटम है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये सारी चीज़ें बताई थी हमने, और वो सेटअप बनाने के बाद जब प्लेट्स की सेपरेशन कम कर दी, गैस इसमें जो फील्ड है उसका जो प्रेशर बहुत कम कर दिया है ना, और जो कैथोड है वो रिक्वायर्ड जो भी मटेरियल था उसका ले लिया है ना, और जैसे एल्युमिनियम वगैरह, और उसके अंदर जो गैस फील्ड थी वो हीलियम या नियॉन, मतलब हीलियम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना, वो रखने के बाद हमने देखा था कि 2000 वोल्ट पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था बच्चों, जो लाइटनिंग प्रोसेस ऊपर हो रही थी, जो बादलों में हो रही थी, वही यहाँ भी जे थॉमसन ने करके दिखाया था, लेकिन 10,000 वोल्ट पे वो कराना मुश्किल था, और 2000 वोल्ट पे मतलब एक तरीके से कन्वीनियंट हो गया है ना। 10,000 वोल्ट बहुत रिस्की होता है बेटा, है ना। चलो, उसके बाद उन्होंने एक आध और एक्सपेरिमेंट किया पेडल व्हील के बाद, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा के देखी, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जब लगाई तो देखा कि ये रेस कहाँ पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है ना, और जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ना, मैग्नेटिक हॉर्स टू मैग्नेट लगाया, तो उन्होंने देखा कि जो रेज आ रही है वो किधर मुड़ जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो क्या कर रही है, मूव कर जा रही है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि इसके पास कुछ मास है ना, ये चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है, जे थॉमसन ने ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। तो इसी का उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन मतलब उन्होंने डिस्कवरी कर दी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ये तो समझ चुके कि जे थॉमसन ने कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए क्या थी। नंबर 1, द कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रेज थी, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो कैथोड रेज थी वो क्या कर रही थी, वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल कर रही थी, है ना। दीज रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। वो कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी, कहाँ को जा रही थी, एनोड पर जा रही थी। वेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ट्यूब के अंदर रखा जाता था, इट कास्ट अ शैडो ऑन द वॉल अपोजिट टू द कैथोड। कैथोड के अपोजिट साइड की वॉल पर उसका शैडो बनता था, है ना। जैसे मान लीजिए ये कैथोड है और ये एनोड है, बीच में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम बैटरी वैटरी लगा करके, बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। बात समझ में आ रही है, इस साइड एनोड वाले साइड। अगर एनोड मतलब छोटा है तो कहीं यहाँ पे बन जाएगी, है ना। मान लीजिए एनोड बहुत छोटा है तो इधर कहीं बन जाएगी इमेज। बात समझ में आ रही है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, इमेज इधर बनेगी, है ना। चलिए, वही तो जो मतलब जीसस क्रॉस होता है ना, उन्होंने यहाँ पे क्रॉस रख के देखा था, तो उन्होंने साफ पाया कि क्रॉस का जो शैडो है वो एनोड पर बन रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, इट कास्ट अ शैडो ऑन द वॉल अपोजिट टू द, चलिए ठीक हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी, दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल। वो रेज क्या थी, खुद तो विजिबल नहीं थी। कौन सी रेज, कैथोड रेज, ओके, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, है ना। उसकी जो क्या थी बिहेवियर, वो रेज खुद तो नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी जो बिहेवियर है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे थे, है ना। कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे थे, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स, जैसे फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट। इस तरह का मटेरियल हमने लगा करके उसकी मतलब ऑब्जर्वेशन की, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। जब उस रेस के द्वारा उस फॉस्फोरेंट या फ्लोरोसेंट मटेरियल को हिट किया जा रहा था तो वो ग्लो कर रहा था, है ना। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट टेलीविज़न ट्यूब्स आर आल्सो कैथोड ट्यूब्स। टेलीविज़न जो ट्यूब्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो भी कैथोड ट्यूब्स होते हैं। लेकिन आज के नहीं, पुराने ज़माने के जो टेलीविज़न होते थे, जो पीछे निकला हुआ होता था ना थोड़ा सा, उसमें जो है कैथोड ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। एंड टेलीविज़न पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन। टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लोरेसेंस होता है ना, मतलब वो चमकता है ना, तब उसकी पिक्चर हमको दिखती है, ओके। तो ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, when a small pedal wheel is placed between the electrode, it will start
रोटेटिंग। तो मैकेनिकल इफेक्ट भी दिखा रहा था, हमने ये देखा है कि कैथोड रे क्या कर सकती है, पैडल व्हील को रोटेट करा सकती है, मतलब ये एक मैकेनिकल इफेक्ट शो कर सकती है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड रख करके देखा गया, तो मतलब मैंने पहले भी बता दिया है कि इससे क्या पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन द कैथोड रेज आर अलाउड टू स्ट्राइक अ थिन मेटल फॉइल इट गेट्स हीटेड अप, दस द कैथोड रेज पॉजेस हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो जो कैथोड रे है बच्चों, अगर उसको किसी थिन बहुत पतली मेटल की फॉइल पर स्ट्राइक कराया जाए, लगातार स्ट्राइक किया जाए, तो वो जो मेटल की फॉइल है जिस जगह पे स्ट्राइक हो रहा है वहाँ पे हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। दस द कैथोड रेज पॉजेस हीटिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, कैथोड रेज के पास हीटिंग इफेक्ट भी है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। इसमें बच्चों कंट्राडिक्शन है, ठीक है। चलिए इसको आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना बच्चों। गैस जो है मतलब कैथोड रे तो निकलेगी ही निकलेगी। क्या डिपेंड करता है गैस पे, गैस अगर हम मतलब जो रिक्वायर्ड है वो लेंगे, जैसे हीलियम वगैरह लेंगे, तो हमको वोल्टेज कम पे काम करना पड़ेगा, है ना। अगर मतलब कैथोड रे तो किसी भी गैस पे निकलेगी, है ना, गैस के नेचर से उसको मतलब नहीं है। गैस का नेचर कहाँ पे काम आता है, अगर वोल्टेज कम करना तो हमको हल्की गैसें रखनी पड़ती है, जैसे हीलियम वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब रखेंगे ना बच्चों, तो वहाँ पे हमारे लिए वोल्टेज का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों। हाँ, तो वोल्टेज घटाने के लिए हमको जो कैथोड है उसकी प्लेट भी एल्युमिनियम की लेनी पड़ी थी। वैसे तो जो आपका रेज बनना है, मतलब ये जो लाइटनिंग की प्रोसेस है, वो किसी भी कैथोड के साथ, मतलब कैथोड का कोई भी मेटल ले लेंगे तो होगा, लेकिन कम वोल्टेज पे कब होगा, जब हम एल्युमिनियम का मेटल ले लें, है ना, इस तरह का मेटल ले लें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो नेचर दो तरह की बात कर रहा है यहाँ पे, एक तो नेचर ऑफ जो कैथोड रेज है वो इससे इंडिपेंडेंट है, मतलब वो निकलेगी ही निकलेगी, रेज तो निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस वोल्टेज पे वो काम होगा। जो हमारे बादलों में क्या हो रहा है, लाइटनिंग की प्रोसेस हो रही है, वो किस वोल्टेज पे हम लोग लैब में कर ले रहे हैं या जे थॉमसन लैब में कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए, इसलिए ये बोल रहा है कि नेचर जो है गैस का और इलेक्ट्रोड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, चार्ज अपॉन मास इज सेम फॉर ऑल द कैथोड रेज इररेस्पेक्टिव ऑफ द गैसेज यूज्ड इन द ट्यूब। तो जो रेशियो होता है चार्ज अपॉन मास का, वो क्या होता है, सेम होता है सभी कैथोड रेज के लिए। मतलब सभी कैथोड रेज के लिए क्या होगा, चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है ना, ऑफ द गैस यूज। कोई सा भी गैस आप ले लीजिए ट्यूब में, है ना। दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम्स। तो हम इससे ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स है। ऑल दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द कंक्लूजन दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दीज चार्ज पार्टिकल कंसिस्टिंग द कैथोड रेज वर नेम्ड इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं तो, ठीक है ना। अभी चार्ज अपॉन मास रेशियो के बारे में मैं बता रहा हूँ। चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, E/m रेशियो उसको बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखो, जो चार्ज अपॉन मास का रेशियो उसको E/m रेशियो बोला जाता है। तो ये जो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। इन 1897 में जे थॉमसन डिटरमाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज E, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, E से, ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू इट्स मास M, मास को किससे डिनोट करेंगे, M से, ठीक है ना। बाई मेजरिंग द डिफ्लेक्शन अंडर द साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस, ओके, ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा और उनको क्या मिला, चार्ज अपॉन मास रेशियो मिला। वो कितना था, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। बात समझ आ रही बच्चों।
तो चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके डिटरमाइन किया है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, अब हम लोग ये देखेंगे कि अब उन्होंने चार्ज अपॉन मास रेशियो तो बता दिया, ये नहीं बताया कि चार्ज कितना है, एग्जैक्ट चार्ज नहीं बताया, एग्जैक्ट मास भी नहीं बताया, लेकिन क्या बताया, चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या है। यही हमारे लिए बहुत काम का था। इसके बाद क्या हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी डिटरमाइंड हो गया, ठीक है। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाई R.A. मिलिकन। मिलिकन ने 1909 में चार्ज बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ना, बाई अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको आप लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे आगे के, है ना। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना होता है। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, ये जो आप सोच रहे होंगे कि सर मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्यों नहीं बता रहे हैं, तो बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, मैं बताने को बता दूंगा, इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा और हम लोगों को जल्दी जल्दी आगे मेन पोर्शन पे आना है। अभी ये सब छोटी छोटी बातें तो हम लोगों को जल्दी जल्दी कवर कर लेनी है ना। इसके बाद जब बोर का एटॉमिक मॉडल हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ से समझ लीजिए आप लोगों का ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। टाइम भी उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा दूँगा। ये सब हल्की हल्की सी चीज़ें हैं, इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेना है, ठीक है ना। चलिए तो ये भी बताने को बताया जा सकता है, लेकिन कई बच्चे उसमें भी होंगे कंफ्यूज, क्योंकि ये जो R.A. मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। उनकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी जो है आप लोगों को परेशान कर सकती है, कई बच्चे समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है ना। चलिए, तो उन्होंने क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज करके बताया जो R.A. मिलिकन थे 1909 में, और चार्ज पाया कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये 60 नहीं था, 67 था। चलिए ठीक है, इतना बोल रहा है। 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम उन्होंने चार्ज बताया, ठीक है ना। वैसे आप याद रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब चार्ज उन्होंने बता दिया निकाल करके, किसने, R.A. मिलिकन। जे थॉमसन ने क्या बताया, चार्ज अपॉन मास रेशियो। उन्होंने और कुछ नहीं बताया, ना ही चार्ज बताया ना ही मास बताया, लेकिन उनको किसी मेथड से ये पता चल गया चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या था। अभी ये भी कहाँ से आया, ये जो है इसमें हम लोग को नहीं जाना है। बस क्या किया, जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और कुछ हमको ये बता दिया कि चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या है। चार्ज उनको भी नहीं पता, मास उनको भी नहीं पता, लेकिन चार्ज अपॉन मास रेशियो जे थॉमसन को पता था, उन्होंने ये बता दिया। अब R.A. मिलिकन ने कुछ ऑयल ड्रॉप का यूज किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या बता दिया, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे बता दिया, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जिसको आप 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम कहेंगे, है ना। अब कैलकुलेशन ऑफ मास कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का, अरे भाई चार्ज अपॉन मास रेशियो जे थॉमसन ने दे दिया, मास किसने दे दिया, मिलिकन ने दे दिया। अब जो चार्ज किसने दे दिया, मिलिकन ने दे दिया, और चार्ज अपॉन मास किसने दे दिया, थॉमसन ने दे दिया। तो क्या अब हम मास नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ E/m एंड E, मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो जो थॉमसन ने दिया और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने दिया, मिलिकन ने दिया, इसकी वैल्यूज से द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाई डिवाइडिंग E/m, मतलब जो ये चार्ज है इसको चार्ज अपॉन मास रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ मास बचेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। ये चार्ज किसने दिया था, मिलिकन ने। चार्ज अपॉन मास रेशियो कौन दिया था, थॉमसन ने। अब चार्ज को चार्ज अपॉन मास के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए और उसकी वैल्यू रख दीजिएगा बाकी सबके। देखिए कैसे होगा डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम, जो मास का है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये तो किसने दिया था, ये आपको जे थॉमसन ने दिया था। चार्ज क्या है, 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, ये किसने दिया था, मिलिकन ने दिया था। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, चार्ज को चार्ज अपॉन मास रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, तो चार्ज कितना है, 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। चलिए जीरो ही लेके चलिए, लेकिन आप याद रखिएगा कि 1.67 है। अच्छा, तो चार्ज ये हो गया। अच्छा, चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इसको नीचे रख दिया, देखो चार्ज की जगह चार्ज रख दिया, चार्ज अपॉन मास की जगह चार्ज अपॉन मास का रेशियो रख दिया यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। अब ये सारा कैलकुलेट किया तो E से ही कट गया, है ना, और M जो है आपका कितना आ जाएगा, 9.10 इंटू 10⁻31
kg आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये हमारा क्या आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही होता है। अगर कोई पूछे ग्राम में कितना होता है तो 9.10 × 10⁻⁻28 ग्राम आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों? तो जब माइनस में वैल्यू होती है तो 31 आपका kg आएगा, -28 ग्राम आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो, माइनस में पावर इंक्रीज़ होने का मतलब वो वैल्यू घट रही है ना। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं घट रही है। -28 ग्राम कहिए या -31 kg कहिए, बात एक ही है। -31 kg और -31 ग्राम में फ़र्क है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप लोग एक बार सोचिएगा कि 10⁻31 ग्राम कहें और 10⁻31 किलोग्राम कहें, तो कौन बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है ना। और ऐसे आप लोग समझ सकते हो बच्चों। देखिए ये सब तो 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि 10⁻⁻9 बड़ा है या 10⁻⁻10 बड़ा है। कोई भी बता देगा बच्चों कि 10⁻�9 बड़ा है। बात समझ में आ रही है? और 10⁻9 बड़ा है या 10⁻10 बड़ा है, तो कोई भी बता देगा ये पॉजिटिव वाली ये वैल्यू बड़ी है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को आनी ही चाहिए, है ना। तो जब 10⁻31 kg लिख रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल मत कन्फ्यूज होइएगा कि ये जो 10⁻28 ग्राम है ये 1000 से डिवाइड नहीं हुआ होगा, ये बिल्कुल हुआ होगा तभी ये आया है। बात समझ में आ रही बच्चों? जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये 10⁻³ ऊपर जा करके और ऐड हो जाएगा और ये 10⁻31 बन जाता है। ठीक है, चलिए उस सबों से हमको मतलब नहीं है, वो 9 का कैलकुलेशन है, ये सब आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो 9.10 × 10⁻31 kg का मतलब क्या है, 9.10 × 10⁻28 ग्राम। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, मास निकल के आ गया इलेक्ट्रॉन का। मास याद रहेगा 9.1 × 10⁻31 kg या 9.1 × 10⁻28 ग्राम। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ मच स्मॉलर देन द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। जो मास इलेक्ट्रॉन का था उससे वो किससे बहुत कम था, हाइड्रोजन के मास से बहुत ज़्यादा कम था। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास से बहुत कम था। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/1837 और 5.45 × 10⁻⁻4 टाइम्स द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब एक हाइड्रोजन के एटम के जो भी मास होता है ना उससे 1837 गुना जो मास है वो कम है इलेक्ट्रॉन का। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन से 1837 गुना कम होता है कौन, इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन से 1836 टाइम कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। बात समझ में आ रही बच्चों? तो हाइड्रोजन क्या है, नथिंग बट द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से ही तो हाइड्रोजन बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचेगा हाइड्रोजन का, और बचेगा ही क्या, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो मास जो हाइड्रोजन का है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1836 टाइम लेस होता है प्रोटॉन के मास से, और 1837 टाइम्स होता है लेस न्यूट्रॉन के मास से। बात समझ में आ रही है? और जो हाइड्रोजन का मास होता है ना वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। ये भी फैक्ट आप जान लीजिए। बात समझ में आ रही है? एकदम एक्जैक्ट बराबर होगा। जो हाइड्रोजन एटम का मास होगा वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जो मास आता है उसके बराबर होता है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों? चलिए, हाउएवर दिस मास इज़ वेरी स्मॉल एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट मे बी टेकन एज नेग्लिजिबल। तो ये मास जो है बहुत कम है, किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि 1836 गुना किससे कम है, प्रोटॉन से कम है, 1837 गुना न्यूट्रॉन से कम है या हाइड्रोजन से कम है इलेक्ट्रॉन का मास। तो इसको नेग्लिजिबल ले लिया जाता है, बहुत बड़ा मास का कोई इसमें वैल्यू नहीं ली जाती, कोई मतलब कैलकुलेशन में हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट नोन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इट यूजुअली रेफर्ड टू एज यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो ये बहुत ही मतलब अभी तक की जो नॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसमें सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही है ना, तो इसको मतलब यूनिट नेगेटिव चार्ज भी कहा जाता है। दस एन इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज अ सब एटमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब एटमिक पार्टिकल है विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। वो क्या कैरी करता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। बात समझ में आ रही बच्चों? जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम।
and has a mass of 9.10 into 10 to the power minus 31 kg equal to 1 upon 1837 of that of hydrogen। मतलब क्या है, ये मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो 1837 टाइम्स लेस है किससे, हाइड्रोजन के मास से। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो थॉमसन ने कैसे डिटर्मिनेशन किया चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिया है। अगर कुछ बच्चे चाहें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। लीजिए मैं आप लोगों के लिए स्लाइड चला दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसे पढ़ने के बाद हो सकता हो कई बच्चे और कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। और मिल्टन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने चार्ज का डिटर्मिनेशन किया था, वहाँ का सेटअप कुछ ऐसा बनाया था, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स लिया, उसमें क्या है, स्मॉल ये जो कार्डबोर्ड है उसमें स्मॉल होल कर दिया है ना, यहाँ एटमाइज़र लगा दिया, यहाँ टेलीस्कोप लगा दिया, ठीक है ना। कुछ सेटअप बनाया है ना, एक्सरे यहाँ से पास करने के लिए कुछ सिस्टम बना दिया है ना। और चार्ज ऑयल ड्रॉप जो है अंडर ऑब्जर्वेशन, यहाँ से जो एटमाइज़र से वो ऑयल डाल रहे हैं यहाँ पे, वो एटमाइज्ड हो गया और यहाँ से जब ड्रॉप के फॉर्म में गिर रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल रहेगा ना, चार्ज रहेगा, उस पर एक्सरे से क्या करेंगे, मतलब यही सब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सेटअप बना करके अपना क्या बताया था, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे वो बताया था, ठीक है ना। कितना बताया था, 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे बदल गया, चलिए जो भी हो, एक्चुअल में ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आगे हम लोग देखेंगे अभी कैसे होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चों देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, या और स्टडी ऑफ एनोड रेज। तो कैथोड रेज तो हम लोगों ने देख लिया क्या था। कैथोड रेज में कैथोड प्लेट से रेज निकलती थी और एनोड की तरफ जाती थी, है ना। अब एनोड रेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखेंगे कि कैसे गोल्डस्टेन ने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बिकॉज द एटम ऑन द होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ऐसा क्या हुआ कि जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें से निकल रहा है अगर एटम में से तो वो नेगेटिवली है। एटम न्यूट्रल है और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो 1836 में ई गोल्डस्टेन ने डिस्कवर्ड किया दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज, है ना। कैथोड रेज के अलावा उन्होंने क्या डिस्कवर किया, अ न्यू काइंड ऑफ रेज आर आल्सो फाउंड स्ट्रीमिंग बिहाइंड द कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है हो रहा था जिसे जे थॉमसन ने किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टेन ने भी करके देखा और उन्होंने क्या पाया कि जो कैथोड है ना, वो उसके पीछे क्या हो रहा है, कुछ उनको दिखा, स्ट्रीमिंग हो रही है ना, स्ट्रीमिंग बिहाइंड द कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दीज रेज ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज अगर इधर चल रही है तो जो एनोड रेज थी वो कुछ इस डायरेक्शन में चल रही है ना। तो इसको किसने ऑब्जर्व किया, इसको ऑब्जर्व किया गोल्डस्टेन ने, है ना। तो आगे देखिए, दीज रेज आर आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये भी रेज क्या हुई, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट हुई, लाइक कैथोड रेज। कैथोड रेज की तरह ये भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा करके जब गोल्डस्टेन ने देखा तो ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई। बट द डिफ्लेक्शन ऑफ एनोड रेज इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द दैट ऑफ कैथोड। तो जो मतलब डिफ्लेक्शन था इसका वो कैथोड रेज के अपोजिट साइड था, है ना। दिस मीन्स दैट दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड वर ऑल्सो नोन पॉजिटिवली चार्ज और कैनाल रेज और एनोड रेज। तो इसको पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं या कैनाल रेज बोलते हैं या एनोड रेज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये जानिए कि गोल्डस्टेन ने इसको क्या किया, मतलब ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसकी डिस्कवरी कर दी, ठीक है। और अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए थोड़ा बहुत ना, इसमें बहुत कुछ समझने के लिए नहीं है। जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है इसमें कुछ बहुत समझने के लिए नहीं है। हुआ क्या था एक्चुअल में हुआ ये था कि जो कैथोड रे है इधर निकल रही थी, है ना, और इस पर जे थॉमसन का ध्यान नहीं दिया गया, वो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चक्कर में थे। उन्होंने जब डिस्कवरी कर ली इलेक्ट्रॉन की तो उसके आगे वो फर्दर स्टडी नहीं किए। अब उनका जय जयकारा होने लगा कि सर जे थॉमसन हो गए। उसके बाद गोल्डस्टेन उन्हीं के शायद स्टूडेंट थे या उन्हीं के जो मतलब जैसे पहले जो भी पत्रिका वगैरह उनकी निकलती रही होगी, पढ़ते रहे होंगे, उन्होंने ही क्या किया,
ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ये पीछे साइड उन्होंने कुछ फ्लोरोसेंट या कुछ ऐसा मटेरियल लगाया, देखा कि वहाँ पे चमक बन रही है। तो वो चमक किस वजह से थी, है ना। उन्होंने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखा, उनका एक्सपेरिमेंट भी फेल हो रहा था, कई सारे एक्सपेरिमेंट इस पर फेल हो रहे थे, है ना, गोल्ड स्टेन के। बाद में उन्होंने कुछ ऐसा किया, उससे बताया कि ये क्या है, बेसिकली नथिंग बट द, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रोटॉन है, ठीक है ना। इसमें अभी आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज आर द एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो जो एनोड रेज होती है वो किस में चलती है, ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और क्या कास्ट करती है, शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। उसके पाथ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी शैडो कास्ट करती है। सेकंड, द एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक कैथोड रेज। कैथोड रेज की तरह ये भी जो है एनोड रेज भी डिफ्लेक्ट हो जाती है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में, बट द डिफ्लेक्शन ऑफ एनोड रेज इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज का जिधर डिफ्लेक्शन होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एनोड रेज का डिफ्लेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे जब कैथोड रे लगाई थी तो ऊपर हमने मान लीजिए पॉजिटिव रखा, नीचे नेगेटिव रखा, तो ये जो कैथोड रे थी वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई। यहाँ भी ऊपर पॉजिटिव, यहाँ भी नीचे नेगेटिव रखेंगे तो जो एनोड रेज रहेगी वो नेगेटिव नीचे की तरफ वो मूव कर जाएगी, इसलिए बोला ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। बात समझ में आया बच्चों। चलिए, फॉर एग्जांपल दीज रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। चलिए पढ़ लीजिएगा बच्चों, है ना। लाइक कैथोड रेज, दीज रेज आल्सो रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो जो पेडल व्हील लगा करके हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ सर्टेन मोमेंटम के साथ उस पेडल व्हील को हिट कर रहा है, तो पेडल व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो उसी तरीके से एनोड रेज भी करेंगे। द चार्ज टू मास रेशियो E/m रेशियो फॉर दीज रेज इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज बाई मास रेशियो था ना, क्योंकि चार्ज ऊपर आएगा मास नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो ये वैल्यू चार्ज अपॉन मास रेशियो बहुत ज़्यादा आएगी। और जो चार्ज अपॉन मास रेशियो प्रोटॉन का होगा, मतलब एनोड रेज का होगा, तो चार्ज ऊपर तो उतना ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज वही होता है, बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम भी, है ना। तो ऊपर चार्ज रखेंगे, मास प्रोटॉन का नीचे बढ़ जाएगा। जब मास बढ़ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये वैल्यू पूरी छोटी हो गई। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब मान लीजिए 100 है, 100 को आपको 2 से डिवाइड करना है, वो इलेक्ट्रॉन हो गया। 100 को आपको 50 से डिवाइड करना है, वो प्रोटॉन हो गया। अब 100 को जब 50 से डिवाइड करेंगे ना, वो वाला रेशियो 2 आएगा, और 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो वाला रेशियो 50 आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो E/m रेशियो जो कैथोड रेज के लिए था वो ज़्यादा था, एनोड रेज के लिए क्या था, कम था। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए, अनलाइक कैथोड रेज द E/m रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब। चलिए, तो जो E/m रेशियो है वो मतलब कैथोड रेज के केस में तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहे हैं, है ना, और वो इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होगा, ठीक है ना, और मास जो होगा उस इलेक्ट्रॉन का लेंगे, है ना। लेकिन जब उस एनोड रेज की बात करेंगे, है ना, अनलाइक कैथोड रेज द E/m रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज जो था वो डिपेंड करता था किस पे, नेचर ऑफ द गैस टेकन। गैस जो ले रहे हैं उसमें से मान लीजिए किसी गैस को लिया हमने, हीलियम लिया, उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, होता तो 2 है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसका मास क्या है, 4 के बराबर है। एक चार्ज है और 4 मास है। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब उसका मास तो बहुत ज़्यादा है ना। मान लीजिए आपने कोई और ऑक्सीजन गैस ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसका मास तो बहुत ज़्यादा है। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो एनोड रेज के लिए बदलता रहेगा, ठीक है ना। चार्ज अपॉन मास रेशियो कैथोड रेज के लिए क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। द चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग एनोड रेज। तो जो चार्ज अपॉन मास है वो देखते हैं। अनलाइक कैथोड रेज द चार्ज टू मास E/m रेशियो ऑफ एनोड रेज वॉज फाउंड टू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड द चार्ज टू मास रेशियो E/m रेशियो वॉज मैक्सिमम। जो हाइड्रोजन अगर हम ले रहे हैं किसमें, जो हमारा कैथोड रे ट्यूब है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमने हाइड्रोजन गैस अगर ले लिया तो उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो मैक्सिमम होगा। कितना होगा, द वैल्यू फाउंड टू बी 9.58 × 10⁻⁻7 9.58 × 10⁻7 कूलम पर kg।
1 kg का 9.58 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम क्या आएगा, चार्ज अपॉन मास रेशियो आएगा, है ना। इट्स चार्ज हैज़ बीन फाउंड टू बी 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। किसका चार्ज है ये प्रोटॉन का चार्ज बता रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही होता है, प्रोटॉन का भी इतना ही होता है। विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, लेकिन साइन वाइज क्या है, अपोजिट है। साइन वाइज कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपोजिटली चार्ज है, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। बात समझ में आ रही बच्चों। जब हमने जो हमारा ट्यूब है कैथोड रे ट्यूब है, उसमें हाइड्रोजन गैस दी है, तो उस केस में चार्ज अपॉन मास रेशियो जो निकालेंगे तो हमको मास मिल जाएगा। देखिए कितना रहेगा, चार्ज कितना है, प्रोटॉन का 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज अपॉन मास रेशियो जो था मैक्सिमम था किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में। तो हाइड्रोजन के लिए ही हम निकाल रहे हैं 9.58 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पर के जी। बात समझ में आ रहा है। चार्ज अपॉन मास रेशियो ना, चार्ज को चार्ज अपॉन मास रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, क्योंकि चार्ज से चार्ज कट जाएगा और आ जाएगा मास आ जाएगा मेरा। ये भूल जाइए, चार्ज को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, चार्ज अपॉन मास रेशियो से। तो क्या मिलेगा हमको, ये दोनों कटने के बाद मास ही तो मिलेगा। तो ये लिखिए या ये पूरा लिखिए, बात एक ही है। और ये पूरा लिखिए या इसको चार्ज की जगह चार्ज की वैल्यू तो रख दीजिए, और चार्ज अपॉन मास की जगह चार्ज अपॉन मास का रेशियो रख दीजिए। अब यहाँ भी ये रखने के बाद कटने के बाद 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम आ गया किसका मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। या आप इसको मास ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। बात समझ में बच्चों। चलिए, तो प्रोटॉन का मास हम लोगों को निकल के आ गया। प्रोटॉन का चार्ज भी हम लोग देख लिए कि 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम था, और प्रोटॉन का मास भी देख लिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इसका मास होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है। प्रोटॉन पे मास कितना होता है, ये होता है। ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी थी, ये सब एक्स्ट्रा है बच्चों। अगर ये भी सब आप लोग साथ में पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस पर हम लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा अपना किल नहीं करना है। चलिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अ नीड वॉज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। एटम के एक और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हमको नीड हुआ, इसके बारे में भी हम जाने। चलिए, द न्यूट्रल पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन, उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है। वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। किसने, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने किया डिस्कवर, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने, है ना। एंड इट हेल्प टू एक्सप्लेन द एटॉमिक मास ऑफ एटम। और जब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो एटॉमिक मास निकालने में हेल्प हुई। चैडविक इन 1932 बम्बार्ड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम एलिमेंट विद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से उन्होंने बेरिलियम की जो है थिन शीट को क्या किया, बम्बार्डिंग किया। एंड ऑब्जर्व्ड हाईली पेनिट्रेटिंग रेज विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, है ना। तो कुछ उसमें से न्यूट्रल पार्टिकल्स बाहर आने लगे, दिख रहे थे उनको, ऑब्जर्व हो रहा था। द न्यूट्रल पार्टिकल वर फाउंड टू हैव मास ऑफ 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इसका भी मास प्रोटॉन के लगभग बराबर है। प्रोटॉन का कितना था, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। तो ये 5 जो आ रहा है ना, ये बहुत नेग्लिजिबल, थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से इसका मास, ठीक है ना। विच इज़ नियरली द सेम एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड हैव नो चार्ज, ठीक है ना। इसके पास चार्ज नहीं होता है, किसके पास, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है बच्चों, है ना। और उसका मास ये होता है। देयर वर नेम्ड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, दीज वर नोन नेम्ड न्यूट्रॉन। इसको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। तो बेरिलियम की बम्बार्डिंग बेरिलियम के जो मेटल पे है बम्बार्डिंग की गई किससे, अल्फा पार्टिकल से। अल्फा क्या होता है, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए तो जो बचेगा बाकी वो क्या है, वही अल्फा पार्टिकल है ना। हीलियम में से, हीलियम जो आप एटम समझते हैं
तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा He2+ में कितना मास होगा, 2 प्रोटॉन का और 2 न्यूट्रॉन का। कितना चार्ज होगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा। वही आपका क्या होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की आप बेरिलियम थिन शीट पे बम्बार्डिंग कराएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको एक न्यूट्रॉन मिलेगा, ठीक है ना। Thus a neutron is a subatomic particle having mass 1.675 into 10 to the power minus 27 kg, equal to that of hydrogen atom and carrying no electrical charge. कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे। Thus an atom consists of 3 fundamental particles, electron, protons and neutrons. Their mass and charge are summarized below, ठीक है ना। तो जो एटम होता है उसके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स पर। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन द साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अरेंजिंग दीज पार्टिकल्स इन एन एटम, है ना। तो अब इसकी डिस्कवरी तो हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब इसको किसी एटम में अरेंज कैसे किया जाए, है ना। तो इसके पीछे भी बच्चों बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं, ठीक है। इस बुक में भी बहुत शॉर्ट करके दिया और मैं अपनी तरफ से भी बहुत शॉर्ट में इसको पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब मैं ऐसे लगूँ पढ़ाने कि जो है एटम को सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली गई, जे थॉमसन ने कर ली, तो उनसे जा कर के लोगों ने पूछा कि बताइए कि अगर आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर ही होता है, तो बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम का कहाँ पे वो लाई करेगा, है ना। उसके बाद जब प्रोटॉन भी खोजा जा चुका, न्यूट्रॉन भी खोजा जा चुका, तो उनके पास फिर से गए, फिर पूछा। तो इतनी लंबी कहानी हम लोग को नहीं बनानी है। तो हम लोग को कितना है, ज़रूरत का पढ़ना है बस, है ना। हम लोग को कहानी नहीं पढ़नी, हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे से करना है। हम लोग उसी चीज़ पे फोकस ज़्यादा करेंगे जिस चीज़ पे ज़रूरत हो। ये सारी चीज़ें जो है ये कहानियों में अच्छी लगती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ बच्चों, इस पर टाइम ज़्यादा मत वेस्ट करिए, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। एटॉमिक मॉडल्स। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन द साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अरेंजिंग दीज पार्टिकल्स इन एन एटम। तो अब साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको अरेंज करना स्टार्ट किया, है ना। किसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, कि एटम में ये कैसे अरेंज होंगे। डिफरेंट मेथड्स वर प्रपोज टू एक्सप्लेन। कई सारे मेथड इसको प्रपोज किए गए कि एक्सप्लेन ये करेगा। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग पीछे लगे हैं, है ना। तो एक टेबल देख लीजिए, इसमें जो चार्ज और मास वगैरह इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, देख लीजिए। पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 9.1, मतलब 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg भी आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। रिलेटिव मास क्या होता है, ये होता है यू, है ना। यू मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट मास यू में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास 0 हो जाता है, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली इसको 0 मास लेके चलता है चार्ज। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी, हमको क्या देखना है बस, हमको पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, इसका मास कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। बाकी चीज़ों से उतना ज़्यादा मतलब नहीं। चार्ज आप देख लीजिएगा, चार्ज होता है -1.602 2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। तो ये इसका मास है, ये इसका चार्ज है। दो चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप एक्स्ट्रा है पढ़ लीजिए। प्रोटॉन पे कितना मास होता है, ये होता है 1.67262, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg याद रखिएगा। और इसका चार्ज कितना होता है, वही वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव चार्ज इसका -1 होता है, इसका +1 होता है, इसका 0 होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन का भी आप देख लीजिएगा, मास ये है और जो है चार्ज जो है इसका 0 है, रिलेटिव चार्ज भी 0 होता है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, और रिमेंबर 1 यूनिट चार्ज 4.80298 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, है ना। और इज इक्वल टू 1.60 इंटू 10। तो ये सब कूलम 1 यूनिट चार्ज के बारे में बता रहा है कि क्या होता है 1 यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और 1 U मास कितना होता है, 1/12 मास ऑफ C12। कार्बन जो 12 लेते हैं आइसोटोप, उसका 12वां पार्ट, उसको 1 U बोलते हैं, है ना। 1 यूनिट चार्ज इतना होता है। ESU में हम इसको डिनोट करते, मतलब यूनिट को नोट करते हैं। और 1 यूनिफाइड मास जो होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये हम पढ़ा चुके हैं, ये सारी चीज़ें ये सब पढ़ा चुके हैं बच्चों को। इस पर भी इतना ज़्यादा हम लोग को फोकस नहीं करना है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग कल जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तो थॉमसन का मॉडल देखेंगे, है ना। थॉमसन के मॉडल को आप जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता था, है ना, या वाटरमेलन मॉडल। इस तरीके से उन्होंने एक मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, जो कि फेल कर गया था। देखा जाएगा अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको सही से, ठीक है बच्चों। तब तक पढ़ाई करते रहिए।